नमस्कार। पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी इन दोनों में क्या अंतर है, क्या ये दोनों एक हैं या इनमें कुछ ऐसा अंतर है जिसका असर इनसे अफेक्टेड जो बच्चे हैं या इनसे अफेक्टेड जो पॉपुलेशन है उस पर कुछ पड़ता है या नहीं। इसको समझने के लिए इन दोनों के बीच में जो अंतर कागज़ों पर बनाया गया है उसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी ये क्या है, किस तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है, उसको समझा जाता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी वस्तुतः जेनेटिक और न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स से जो ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, ब्रेन की फंक्शनिंग को या ब्रेन के काम करने की क्षमता को, इस तरीके से जो ये जेनेटिक और न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स इस तरीके से अफेक्ट करें कि एक से अधिक कॉग्निटिव प्रोसेस जो लर्निंग से रिलेटेड है उस पर असर आना शुरू हो जाए तो इसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। अब इस लर्निंग डिसेबिलिटी को के कई टाइप्स को डिफाइन किया गया है, इनको अलग अलग विभागों में बांटा गया है। इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो है ADHD। ये ADHD एक फोकस करने में को इफेक्ट करता है, अटेंशन एक बिंदु पे नहीं रहने देना, थोड़ा कंट्रोलिंग बिहेवियर होना और हाइपर एक्टिविटी, इनको इन चीज़ों से इनको डिफाइन किया जाता है। जिन बच्चों में या जिन लोगों में ये लक्षण पाए जाते हैं वो ADHD की कैटेगरी में आते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी का दूसरा भाग आता है डायस्कैल्कुलिया। डायस्कैल्कुलिया जिन्हें नंबर या मैथमेटिक्स को समझने में दिक्कत होती है उसे डायस्कैल्कुलिया कहते हैं। फिर डायस्ग्राफिया होता है, वो पर्सन के हैंडराइटिंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है। मेनली हैंडराइटिंग एबिलिटी रिलेट करता है फाइन मोटर स्किल से, तो एक तरीके से कहें कि फाइन मोटर स्किल को अफेक्ट करते हैं करने वाली चीज़ों को करने वाली चीज़ें जो लर्निंग के क्षेत्र में आती हैं जिसमें राइटिंग आ जाता है तो उसको डायस्ग्राफिया कहते हैं। डिसलेक्सिया है, रीडिंग और लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल्स को अफेक्ट करता है डिसलेक्सिया। डिस्प्रैक्सिया है, वो डिस्प्रैक्सिया एक प्रॉब्लम है जिसे कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट इन दोनों में एक समानता नहीं रहती, दोनों में एक डिफरेंसेस आते रहते हैं और वो लैंग्वेज एंड स्पीच को ज़्यादा अफेक्ट करता है। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जिसमें नॉन वर्बल क्लूज जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है या बॉडी लैंग्वेज है, इसको इंटरप्रेट करने में दिक्कत होना, इसको नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। ओरल और रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं और स्पेसिफिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इसमें जो इससे जो अफेक्टेड लोग हैं ये इस तरह की जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जो उसमें जो सेंटेंस बोले जा रहे हैं, ये जो बातें बोली जा रही हैं या सामने जो किताबें रखी हुई हैं जिसे पढ़ना है उसको समझने में दिक्कत होती है, उसको कोरिलेट करने में, उसका मतलब समझने में इसमें दिक्कत होती है। अब चूंकि इसमें दिक्कत इस चीज़ों के इंटरप्रिटेशन में होती है तो उनकी एबिलिटी
अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता, उसकी एबिलिटी और ओरल लैंग्वेज है वो अफेक्टेड होते हैं। ये एक तरह की, यह भी एक प्रकार है लर्निंग डिसेबिलिटी का। लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी आते हैं, जिसमें साउंड को डिफरेंशिएट करना या प्रोसेस करना उसमें डिफ़िकल्टी होती है। या बैकग्राउंड नॉइज़ क्या है, आप जो बोल रहे हैं वो नॉइज़ क्या है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का साउंड क्या है, इन चीज़ों को प्रोसेसिंग में उन्हें दिक्कत आती है। विजुअल, परसेप्चुअल और विजुअल मोटर डेफिसिट, यह भी लर्निंग डिसऑर्डर का एक प्रकार है। इसमें बेसिकली हैंड आई कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है। तो चूँकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है तो उसके चलते लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर एक वर्ड को में अगर एक वर्ड में 4 लेटर हैं, जैसे द, THE, द लिखना है तो टी के बाद एच आएगा, एच के बाद ई आएगा, पर वो टी एक जगह लिखेंगे, एच एक जगह लिखेंगे, ई एक जगह लिखेंगे, वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं रहता है। उसके चलते पेंसिल्स वगैरह को पकड़ने में दिक्कत होती है, क्रेयॉन से कैंची का काम करना, इन सभी चीज़ों की जो मोटर स्किल्स हैं इसमें दिक्कत होती है। और अगर हम कहें तो लर्निंग डिसेबिलिटी में एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को भी ले लिया जाता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग वो डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजी बनाना, अटेंशन टू डिटेल्स होते हैं, मैनेजिंग टाइम एंड स्पेस, इन चीज़ों को समझने में या इन चीज़ों को करने में जिन्हें दिक्कत आती है, तो ये एक तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी है। लेकिन अथॉरिटेटिवली लर्निंग डिसेबिलिटी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से अलग किया गया है। ये जितनी भी ADHD, डायस्कैल्कुलिया, डायस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज, oral written language disorder and specific reading comprehension, auditory processing disorder, विजुअल परसेप्चुअल, विजुअल मोटर डेफिसिट, ये जो लर्निंग एबिलिटीज के टाइप्स हैं, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में नहीं आते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें समझना होगा। और इन दोनों के बीच में क्या अंतर आता है, जो विजुअल, हियरिंग, मोटर हैंडीकैप, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इमोशनल डिस्टर्बेंस, एनवायरनमेंट, कल्चर, इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस, इन सभी चीज़ों से अगर इस तरीके के लर्निंग डिसऑर्डर्स आते हैं तो इन्हें प्रॉपर लर्निंग डिसऑर्डर के अंदर कैटेगराइज नहीं किया जाता है। और ये डिफरेंस है लर्निंग डिसेबिलिटी में और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट यह हो जाता है कि हम समझें कि अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, उसे कैसे डिफाइन करते हैं, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम मोस्ट कॉमन कॉज माना गया है इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का वर्ल्ड वाइड। ये एक जेनेटिक कंडीशन है विच इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और इसमें डेवलपमेंटल डिले आती हैं, इनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज होती हैं, ADHD हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकती है। जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज माना गया है वो है डाउन सिंड्रोम। ये बेसिकली न कोई बीमारी है, इट्स नॉट इलनेस या कोई डिजीज नहीं है यह, बट ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें कि एक्स्ट्रा कॉपी हो, ट्राइसोमी 21 इसको कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 इनके DNA में होता है। नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, इनका 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो उसमें पेयर की जगह 3 होते हैं, और इसके चलते जेनेटिक क्रोमोसोनल डिसऑर्डर इसको कह सकते हैं। और ये इनको डाउन सिंड्रोम को इसलिए
इस डेफिनेशन के आधार पर, इस क्लासिफिकेशन के आधार पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर रखा गया है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए फिर इन्हें सर्टिफिकेशन लेना होता है, और उसके ऊपर फिर जो भी एजुकेशनल एनवायरनमेंट में भी जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो इनको मिल सकते हैं। हालांकि वो एक अलग प्रोसेस है, उसमें भी कई इनहेरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं इन क्लासिफिकेशंस के चलते। उनके ऊपर हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फिर डेवलपमेंट डिलेज के चलते भी हो सकती हैं। डेवलपमेंटल डिलेज ज़रूरी नहीं है कि डाउन सिंड्रोम को हो या फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम को हो। ये किसी को भी हो सकता है, नॉर्मल चाइल्ड को भी हो सकता है, और उसको अगर टाइम पे थेरेपी नहीं मिलती है तो और प्रोलॉन्ग करता है तो उस केस में वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर रीचिंग द माइलस्टोन्स। वो अपने माइलस्टोन्स को वो अचीव नहीं कर पाते हैं समय पे, तो ग्रेजुअली डिसेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती है। और जो डेवलपमेंटल डिलेज में जो मुख्य एरिया अफेक्टेड होते हैं, एबिलिटी, मूवमेंट की एबिलिटी होती है, स्पीच होता है, लर्निंग होती है, सोशल इंटरेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और इसके अलावा जो चौथा सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ माना गया है इंटेलेक्चुअल क्लासीफाई किया गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कॉजेज़ का, टाइप्स का, वो है, उसको कहते हैं प्राडर-विली सिंड्रोम, PWS। मैं इसे फिर से दोहराता हूँ, प्राडर-विली सिंड्रोम। इसमें नंबर 15 जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 15 है, वो अफेक्टेड होता है, और उसमें अबनॉर्मलिटी होती है, या वो मिसिंग हो जाते हैं, या उसमें डिफॉर्मिटी रहती है। इसके चलते, और इस क्रोमोसोम नंबर 15 में डिसेबिलिटीज, क्रोमोसोम नंबर 15 में थोड़ा डिफॉर्मिटी आ जाती है या मिसिंग होती है, उनके चलते ये प्राडर-विली सिंड्रोम क्रिएट होता है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट, प्राडर-विली सिंड्रोम को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि ये इससे जो अफेक्टेड बच्चे होते हैं, इनकी भूख बहुत इंसैटिएटेड होती है। ये हमेशा भूखे रहेंगे और इनको भूख लगी रहती है और ये रोते रहते हैं, और इसका कारण ये होता है कि इनके ब्रेन को वो सिग्नल ही नहीं मिल पाता है कि उन्होंने खाना खा लिया एंड देयर स्टमक इज फुल, दे डोंट नीड फूड एट दिस टाइम। तो ये जो इसको हाइपोथैलेमस भी इसको कह सकते हैं एक तरीके से, इस कंडीशन को हाइपोथैलेमस है। अब ये ब्रेन उनको बताता नहीं है, तो ये हमेशा खाते रहते हैं, और इसके चलते इनको बहुत सारी तरह के फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अब इसमें PWS का कंडीशन काफ़ी वेरिड हो सकता है। इसमें पुअर मसल टोन हो सकते हैं, शॉर्ट हाइट हो सकता है, एक लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज ऑल्सो कॉमन विद देम। और स्पेशल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में इनमें खास करके लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो मैथमेटिक्स सॉल्विंग स्किल्स हैं, इसकी प्रॉब्लम इनको आती है। तो फंडामेंटली लर्निंग डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को दो भाग में क्लासिफाई कर दिया गया है, और दोनों के बीच में बहुत ही थिन लाइन है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज के जो सिम्टम्स हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी होते हैं, एंड वाइस वर्सा। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के सिम्टम्स हैं वो उनमें भी हो सकते हैं। ये क्लासिफिकेशंस जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट लीगल सिस्टम में
इनके अलग-अलग प्रभाव हैं। इन सभी प्रभावों को पे हम एक-एक करके बात करेंगे। हमारा मुख्य फोकस आगे के वीडियो में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ऊपर है और PWS फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम की संख्या थोड़ी कम होती है। डाउन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं इस पॉलिसी मेकिंग के चलते, इन डिस्टिंक्शंस के चलते। तो आगे के वीडियो में हम डाउन सिंड्रोम और उनके ह्यूमन राइट्स किस तरह से, डाउन सिंड्रोम के ह्यूमन राइट्स किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं, उनके उनको एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, क्यों आ रही हैं इन क्लासिफिकेशंस के चलते, उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं उनको, इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और हम फिर अगले वीडियो में इन चीज़ों को एक-एक करके एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग अपना सजेशन दें अगर आप लोग कुछ विशेष बातों पे जानना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मेडिकल गाइडेंस मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इस डिस्कशन के दौरान आएँगी, उनको मैं थोड़ा ब्रीफ में आपके साथ ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा, शेयर करूँगा। आप अपना सजेशन दें कि आप कुछ विशेष बातों को जानना चाहें या उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकें, हम उसके ऊपर ज़रूर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत करने के पहले ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इन दोनों का कोई क्योर नहीं है, इसलिए अगर कोई ये क्लेम करता है तो उस पे ज़्यादा विश्वास न करें। और इसका बस एक ही तरह का थेरेपीज़ हैं जो अर्ली स्टेजेस में शुरू हो जाती हैं। ये सारे कारण हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं इन पेरेंट्स ऑफ दीज चिल्ड्रंस। तो इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसका सॉल्यूशन थेरेपीज़ हैं, रिहैबिलिटेशन है। रिहैबिलिटेशन से ज़्यादा, इनफैक्ट रिहैबिलिटेशन नहीं कह सकते हैं, वोकेशनल स्किल्स की ज़रूरत है। इनके इंगेजमेंट को डिफरेंट वे में रखना होता है। हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे। नमस्कार।